बी.कॉम 6 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनका हमने 6 ईयर का पेपर निकाला है दोस्तों। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर पूरे 6 पेपर है, यानी 6 ईयर का पेपर है। इसमें सेमेस्टर वाइज भी पेपर है, ईयर वाइज भी पेपर है। इसमें जो एग्जाम में बार बार कॉमन पेपर है, जो बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न आपसे, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर ईयर सेमेस्टर में पूछे जाते हैं, वो प्रश्न आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी इसमें पेपर में प्रश्न दिए गए हैं 6 ईयर में, जो कॉमन बार बार पूछे जाते हैं, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। आप अभी तक पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको देखने को मिले दोस्तों। जो एडमिशन ले चुके हैं वो भी प्ले लिस्ट में जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे वीडियोज़ देखेंगे। जो नया एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी मदद मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद, जिससे कि वह यह अंदाज लगा लेंगे कि जो यूनिवर्सिटी में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, कॉलेज से हो, यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, आप एग्ज़ाम बी.कॉम का देंगे तो आपको मालूम होनी चाहिए कि क्या क्या बार बार पूछे जाते हैं। आप प्ले लिस्ट खोलेंगे, उसमें सिलेबस देखेंगे। जो 6 सेमेस्टर का अंकेक्षण का जो पेपर है उसमें सिलेबस आप देखेंगे, क्या क्या सिलेबस है, वो सिलेबस का वीडियो देखेंगे। सिलेबस के बाद प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो देखेंगे। जितने भी 6 ईयर में पूछे गए सारे प्रश्न उत्तर हम आपको कराएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग कराएंगे, जिससे कि ये एक वीडियो बनेगी जिसमें पूरे प्रश्न रहेंगे। इसके आने वाले समय में वीडियो बनेंगे, उसमें पूरा प्रश्न रहेंगे, यानी जितने वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे प्ले लिस्ट में आपको सारे देखने हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग स्क्रीन पे पहला प्रश्न देखते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर देखिए, पुष्प पालन और अंकेक्षण में अंतर, पहला प्रश्न है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे पुष्प पालन और अंकेक्षण। लिखिए दोस्तों, पुष्प पालन लेखा कर्म की रचनात्मक शाखा है। इसके विपरीत अंकेक्षण लेखा कर्म के ज्ञान का विश्लेषण प्रयोग है। लिखते रहिए, कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पुष्प पालन का एक गुणाफल है, जिस प्रकार एक गुणाफल की सत्ता को गुण या गुणात्मक के भाग देकर ज्ञात किया जाता है। मैं जो बता रहा हूँ ये 6 ईयर के प्रश्न के उत्तर बता रहे हैं, जिससे कि आप जब एग्ज़ाम सेंटर में बैठेंगे तो आपको मालूम होनी चाहिए कि बी.कॉम में जो 6 ईयर में क्या क्या बार बार पूछे गए हैं, उसी का मैं उत्तर बता रहा हूँ जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार पुष्प पालन की सत्ता के अंकेक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसमें भाग देने की प्रक्रिया की तुलना अंकेक्षण से की गई है। जो भाग देने की तुलना वो अंकेक्षण से की जाती है दोस्तों। प्रश्न नंबर पहले का कंप्लीट हो गया उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लेखा कर्म और अंकेक्षण में क्या अंतर है। जो लेखा कर्म है उसका अंकेक्षण में क्या अंतर है, ये दूसरा प्रश्न है दोस्तों। लेन देन का उल्लेख करना, लिखिए दोस्तों, लेन देन का उल्लेख करना। खाता बही में खतौनी करना, लिखते रहिए आप लोग, की जाती है कि वे सब ठीक है या नहीं, अर्थात लाभ हानि खाते द्वारा दिखाया गया लाभ या हानि एवं स्थिति विवरण द्वारा दिखाई गई आर्थिक स्थिति सत्य तथा उचित है अथवा नहीं, एवं ये अंतिम खाते नियमानुसार बनाए गए हैं अथवा नहीं। जब पुष्प पालन का कार्य समाप्त होते हैं तब लेखा कर्म का कार्य प्रारंभ होते हैं। जब लेखा कर्म समाप्त होते हैं, जो मैं बता रहा हूँ वो लिखते रहिए दोस्तों, तब अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ होता है एवं जब अंकेक्षण समाप्त होता है तब अनुसंधान शुरू होता है। अंकेक्षण अपना कार्य समाप्त होने के बाद एक रिपोर्ट लिखता है, अर्थात रिपोर्ट में देना ही अंकेक्षण का मुख्य कार्य है। इस प्रकार की रिपोर्ट लिखने का अधिकार लेखा पालक को नहीं देता है। दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए, अंकेक्षण के मुख्य उद्देश्य बताइए। प्रश्न नंबर तीसरा है, अंकेक्षण के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। अंकेक्षण का सर्वश्रेष्ठ प्रमुख एवं आवश्यक उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि लेखांकन की पुस्तक में किए गए लिखे ठीक
विश्वसनीय नियमानुकूल है या नहीं। दूसरा डालिए हेडिंग, रोकड़ एवं माल का लेखा ठीक ठीक किया गया है या नहीं। तीसरा हेडिंग डालिए दोस्तों, लाभ हानि खाते द्वारा दिखाया गया लाभ हानि सच्चा एवं उचित है या नहीं। फोर हेडिंग डालिए, चिट्ठा ठीक प्रकार से बनाया गया है या नहीं तथा इसके द्वारा दिखाया गया स्थिर विवरण सच्चा एवं उचित है या नहीं। इस प्रकार मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत हिसाब किताब की सत्य पूर्णता तथा नियमानुकाल का ज्ञात प्राप्त करना आता है। यदि अंकेक्षण द्वारा केवल यही ज्ञात प्राप्त हो कि लेखा पुस्तकों में किए गए लेखे सत्य हैं को प्रकट करते हैं और यह ज्ञात नहीं होता कि लेखे सब प्रकार पूर्ण एवं नियमकूल है। लिखते रहिए दोस्तों। तो अंकेक्षण मुख्य उद्देश्य की पूर्ति करता है, नहीं माना जाएगा। यह कारण है कि प्रत्येक अंकेक्षण को अपनी रिपोर्ट लिखने समय उपयुक्त तीनों तथा ही सत्य नियमकुल ध्यान में रखने चाहिए। वर्तमान में अंकेक्षण की प्रत्येक आदर्श रिपोर्ट मुख्य उद्देश्य को पूरा करती है। ये प्रश्न उत्तर आपको कोई भी नहीं बताएंगे दोस्तों, इसलिए आपको 6 ईयर का जो एग्ज़ाम में 12 पूछे जाते हैं मैं उसका उत्तर आपको बताऊंगा दोस्तों। इसलिए पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वैधानिक अंकेक्षण के उद्देश्य बताइए। वैधानिक अंकेक्षण के उद्देश्य, प्रश्न नंबर लिखते रहिए आप लोग। वैधानिक अंकेक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। कंपनी की वैधानिक सभा के पहले अंकेक्षण द्वारा जो अंकेक्षण कंपनी के लाभों किए जाते हैं उसे वैधानिक अंकेक्षण कहते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी को व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र पाने के लिए लिखते रहिए दोस्तों। जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कम से कम 1 माह बाद और अधिक से अधिक 6 माह के अंदर एक सभा बुलानी होती है। दूसरा हेडिंग लिखिए दोस्तों, उसी के नीचे लिखिएगा, जिसे वैधानिक सभा कहते हैं। इस सभा के 21 दिन पूर्व एक वैधानिक रिपोर्ट कंपनी के प्रत्येक सदस्य के पास भेजनी होती है। इस रिपोर्ट के लेखाकर्म संबंधित विवरण का सत्यापन कंपनी अंकेक्षण को करना होता है। इस रिपोर्ट को वैधानिक अंकेक्षण कहना उचित नहीं है कि वास्तव में वैधानिक अंकेक्षण से हमारा आशय उस अंकेक्षण से है जिसका किराया जाना विधान द्वारा अनिवार्य है। उसके बाद पॉइंट करके लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद उसी के नीचे पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एवं उसमें पूर्व के अधिनियम के अधीन स्थापित हुई कंपनियां के अंकेक्षण। पॉइंट नंबर 2, बुकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 की धारा 61 के अनुसार बैंकों का अंकेक्षण। पॉइंट नंबर 3, बीमा कंपनी का अंकेक्षण बीमा अधिनियम 1938 के अनुसार। पॉइंट नंबर 4, सहकारी समिति का अंकेक्षण सहकारी समिति अधिनियम 1912 धारा 17 के अनुसार। पॉइंट नंबर 5, अन्य विधियों के अंतर्गत स्थापित कंपनी का अंकेक्षण जैसे बिजली कंपनियां, गैस कंपनियां। पॉइंट नंबर 6, विभिन्न धर्म संबंधित कानूनों के अंतर्गत रजिस्टर्ड सार्वजनिक एवं धर्म ट्रस्ट अधिनियम 1950 के अंतर्गत अंकेक्षण। फिर पॉइंट नंबर 7, स्थानीय सरकार तथा सहकारी संस्थाएं। प्रश्न नंबर 8, सार्वजनिक प्रयासों अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड सार्वजनिक प्रयास या ट्रस्ट।
ये आपका प्रश्न नंबर आगे लिखिए, निजी अंकेक्षण क्या है। हेडिंग चेंज कीजिए और नया प्रश्न लिखिए, निजी अंकेक्षण क्या है। निजी अंकेक्षण के बारे में इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। हेडिंग डालिए निजी अंकेक्षण यानी प्राइवेट ऑडिट। जिस संस्थाओं के हिसाब किताब के अंकेक्षण के लिए की वैधानिक बंधन नहीं होता, उनका अंकेक्षण निजी अंकेक्षण कहलाता है। अंकेक्षण करना अथवा न करना इन संस्थाओं की इच्छा पर निर्भर होता है। यह कारण है कि इसे ऐच्छिक अंकेक्षण भी कहते हैं। इस प्रकार के अंकेक्षण में अंकेक्षण के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व का निर्णय समझौते के आधार पर किया जाता है। अशुद्धियों व कपटों का पालन लगाना, विभिन्न प्रकार के करों का उचित निर्धारण करना, सरकारी अधिकारियों का संतुष्ट करना आदि इसके उद्देश्य होते हैं। ये इसका उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 6 ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं मैं सब आप लोग को लिखवाऊंगा दोस्तों, और सारे आपको हल कराएंगे हम लोग। इस अंकेक्षण क्या है, अंकेक्षण के क्या उद्देश्य है। प्रश्न लिखिए, अंकेक्षण क्या है, अंकेक्षण के क्या उद्देश्य है। अंकेक्षण के उद्देश्य। अंकेक्षण की परिभाषाओं का अध्ययन करते समय हम देख चुके हैं कि जिसका मुख्य उद्देश्य पुस्तकों की जांच करने तथा लेखा पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद इस बात का पता लगाना कि चिट्ठा तथा लाभ हानि खाता कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ठीक प्रकार से तैयार किए गए हैं या नहीं, कि वे संस्थाएं की स्थिति का सही और सच्चा चित्र प्रस्तुत करता है या नहीं। यह तभी संभव है जब वह खातों तथा विवरणों की जांच करता है। अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ साथ अंकेक्षण को गलतियों तथा गबन की भी पता लगाना होता है। इसके बाद वल्टन के अनुसार देखेंगे हम लोग। वल्टन के अनुसार, जो वल्टन ने इसका दिया था, वल्टन के अनुसार हम देखेंगे जो वल्टन ने दिया था। तो इसमें पहला है कपट को ढूंढना। पहला है दोस्तों कपट को ढूंढना, तकनीकी गड़बड़ियों को ढूंढना, सिद्धांतिक त्रुटियों को ढूंढना। सुविधा की दृष्टि से अंकेक्षण का उद्देश्य को निम्न प्रकार प्रकट किया जाता है। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। अब इसके ऑब्जेक्ट में लिखेंगे, लिखिए मुख्य उद्देश्य। एक तरफ लिखिए मुख्य उद्देश्य, फिर दूसरी तरफ लिखिए सहायक, तो उसके किनारे में अन्य उद्देश्य। पहला लिखिए सत्य की जांच, फिर सहायक उद्देश्य में लिखिए अशुद्धियों का पता लगाना, अन्य उद्देश्य में लिखिए कर्मचारियों को परस्पर देना। पूर्णता पहले मुख्य उद्देश्य में लिखिए दूसरा पूर्णता की जांच। सहायक उद्देश्य में लिखिए कपट का पालन करना। ऑब्जेक्ट में लिखिए अन्य उद्देश्य में कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव डालना। ये आपके अंकेक्षण के उद्देश्य में 3 हो गए दोस्तों। 2 ही लिखिए, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न, अंकेक्षण के क्या क्षेत्र है। जो अंकेक्षण का क्या क्षेत्र है, अंकेक्षण के निम्नलिखित क्षेत्र है। पहला लिखिए क्षेत्र, निजी अंकेक्षण का क्षेत्र। निजी अंकेक्षण के अंतर्गत उन समस्याओं का अंकेक्षण आता है जिस पर अंकेक्षण कराने की कोई वैधानिक अभियंता नहीं है, जैसे एकाकी एवं साझेदारियों संस्थाएं। यदि यह संस्थाएं अपना अंकेक्षण कराना चाहती है तो इनको इस जांच का उद्देश्य अंकेक्षण को बताना होता है, और तब अंकेक्षण उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर अंकेक्षण का क्षेत्र तय करती है। यदि वे
संस्थाएं अंकेक्षण का कोई विशेष उद्देश्य नहीं बनाती, तब अंकेक्षण को अपनी बुद्धि और विवेक से अंकेक्षण का क्षेत्र निर्धारित कराना होता है। यही बातें सारी निजी संस्थाओं के अंकेक्षण पर लागू होती है। व्यवहार में साधारणतः अंकेक्षण लिखित समझौते करके अंकेक्षण का क्षेत्र अन्य बातों पर तय कर लेता है। दूसरा लिखिए, वैधानिक अंकेक्षण का क्षेत्र। पॉइंट नंबर 2, वैधानिक अंकेक्षण का क्षेत्र। जिन संस्थाओं में अंकेक्षण अनिवार्य होता है वह अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र विधान द्वारा निर्धारित किया जाता है। कंपनी अधिनियम द्वारा कंपनी का क्षेत्र स्पष्ट नहीं होता, जिसमें अंकेक्षण को यह रिपोर्ट देनी होती है कि कंपनी द्वारा बनाया गया लाभ हानि खाता वह चिट्ठा सत्य एवं उचित है। इस सहायता एवं औपचारिक के लिए वह कितना कार्य करे यह स्वयं अंकेक्षण को तय करना होता है। इस स्थिति में उसे अपना कार्य निश्चित मानदंडों के आधार पर करना चाहिए, अन्यथा उसे लापरवाही व कर्तव्य भंग के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। तीसरा लिखिए दोस्तों, सरकारी अंकेक्षण का क्षेत्र। सरकारी जो अंकेक्षण उनका क्षेत्र लिखिए। सरकार अपने विभागों एवं अपने द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं के हिसाब किताब की जांच करवाती है। इसे सरकारी अंकेक्षण कहते हैं। नियुक्त की जाती है, जो अपने कर्मचारियों द्वारा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं के लेखों की जांच कराती है एवं जांच के बाद सरकार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसके अलावा राज्य सरकारों के भी अपने अंकेक्षण विभाग होते हैं, जो संबंध राज्य सरकार के विभाग एवं संस्थाओं के लेखों की जांच करके अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देते हैं। भारत के नियमित एवं महालेखा परीक्षक के केंद्र सरकार, राज्य सरकार व अन्य सरकारी संस्थाओं के लेखों की जांच का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन दिया जाता है। अनुच्छेद के अंतर्गत इसके अधिकार, कर्तव्य व कार्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। मैं लिख के रखा हूँ दोस्तों, जिससे कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें आपका कंप्लीट हो गया है। फिर नया हेडिंग डालिए, अंकेक्षण कौन होता है और इसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो अंकेक्षण कौन होता है, इनके विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं, लिखिए। अंकेक्षण एवं स्वतंत्र आलोचना है, जो परिसरण, प्रमाण एवं सत्यापन के लिए किसी संस्था के चिट्ठे एवं लाभ हानि खाते की सत्य एवं शुद्धता को प्रमाणित करता है। संस्था के अंत में फाइनेंस अकाउंट अन्य व्यक्ति के द्वारा तैयार किया जाता है। अंकेक्षण का कार्य इन खातों की गहराई जांच तलपट करना, अतः अंकेक्षण को अपने इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों को बड़ी सावधानी, लगान, पारिद व ईमानदारी से करना होता है। उचित दायित्व के विभिन्न के लिए उसमें निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए। योग्यता, पहला हेडिंग डालिए, योग्यता। अंकेक्षण के विषय के क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान होता है। दूसरा, दायित्व का लिखिए। उसमें अपने दायित्व को निभाने के लिए विश्वास, ईमानदारी तथा स्वतंत्रता का आवश्यक होता है। तीसरा लिखिए, जन सेवा की इच्छा। जन सेवा की इच्छा का आदर करना चाहिए। आदर की व्यावसायिक मनोवृत्ति का प्रचलन है। भारत में अंकेक्षण के रूप में वही व्यक्ति कार्य कर सकता है जिसको मान्यता प्राप्त हो, अर्थात वह व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए हो। इस प्रमाण पत्र के बिना वह सार्वजनिक अंकेक्षण नहीं बना सकता।
जहाँ तक उसके गुण का संबंध है उसे कुछ योग्यताएं प्राप्त करनी है। अंकेक्षण के प्रकार लिखिए। अब इसी में लिखिए नीचे करके अंकेक्षण के प्रकार। टाइप ऑफ एडिटिंग, अनिगुण अंकेक्षण, व्यवसायिक, दूसरा लिखिए व्यवसायिक अंकेक्षण, तीसरा सरकारी अंकेक्षण। ये आपके प्रश्न है दोस्तों। अंकेक्षण की आवश्यकता, अंकेक्षण की आवश्यकता लिखिए। अंकेक्षण की क्या आवश्यकता है, हेडिंग डालिए अंकेक्षण की आवश्यकता। पहला लिखिए लेखों की नियमकुलता। दूसरा डालिए हेडिंग सही लाभ हानि निकालना, सही लाभ हानि निकालना। तीसरा लिखिए लेखों की विश्वसनीयता, विश्वास। चौथा लिखिए कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि। पांचवा लिखिए व्यापार की वास्तविक स्थिति जानना। छठा लिखिए पूंजी जारी करने तथा ऋण प्राप्त में सुविधा। सातवां लिखिए बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति प्राप्त में सुविधा। आठवां लिखिए दिवालिया की घोषणा में शीघ्रता। नौवां लिखिए व्यापार की ख्याति बढ़ाने में सहायक। 10 लिखिए उचित राजकीय कर निर्धारण। 11 लिखिए व्यापार की बिक्री तथा सम्मिलन। 12 लिखिए दोस्तों लाभांश तथा बोनस विवरण में सुविधा। ये सब इसकी आवश्यकताएं मैं लिखवा रहा हूँ, ये सब इनकी आवश्यकताएं हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं वही हल करा रहा हूँ दोस्तों, वही पेपर। अंकेक्षण कार्यक्रम में क्या है, अंकेक्षण कार्यक्रम क्या है। लिखिए हेडिंग अंकेक्षण कार्यक्रम। अंकेक्षण के द्वारा अपने अधीनस्थों को कार्य का विवरण करने तथा उत्पाद द्वारा सीनियर ऑपरेटिंग कार्यालयों के साथ परामर्श करके अंकेक्षण कार्य की पूर्ति एवं विशिष्ट योजना तैयार कर लेना। इस योजना के आधार पर ही अंकेक्षण के द्वारा आगे की कार्यवाही का संचालन किया जाता है। अंकेक्षण का कार्यक्रम वो बताते समय निम्न 3 बातों की विशेष ध्यान रखना होता है। 3 बात विशेष ध्यान रखना होता है। पहला लिखिए बात जो कौन सा विशेष ध्यान रखना होता है वो लिखिए कौन कौन सा कार्य किया जाना। दूसरा लिखिए किन व्यक्तियों के द्वारा किया जाना। तीसरा लिखिए कितने समय में किया जाना। उसके बाद तीसरा के बाद फिर एक नीचे से लाइन लिखिए अंकेक्षण के कार्यक्रम को बनाने का उद्देश्य अंकेक्षण के कार्य को पूर्व नियोजन ढंग से तथा पूर्व निश्चित समय के भीतर समाप्त कर देना है। इस सफल अंकेक्षण के लिए अंकेक्षण कार्यक्रम वरदान सिद्धांत है। इसके कार्य में गति का कुशलता में वृद्धि हो जाता है। उसके बाद इसका अपने ये हम उदाहरण लिखवाते हैं आपको। W बिग के अनुसार एक रूपांतर लाने के लिए और यह निर्णय करने के लिए लेखाकर्म के संपूर्ण कार्य का अंकेक्षण हो जाए तथा कार्यक्रम बनाना जाता है, जिससे अंकेक्षण कार्यक्रम कहते हैं, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी के हस्ताक्षर होते हैं। अस्थायी अंकेक्षण फाइल में क्या है, अस्थायी अंकेक्षण फाइल में क्या है। लिखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न लिखिए अस्थायी अंकेक्षण फाइल में क्या है। लिखिए हेडिंग अस्थायी अंकेक्षण फाइल। अस्थायी फाइल में वे सब समाप्त लेखे कागज पत्र सूचियां तथा सम्मिलित है जो अंकेक्षण के लिए लंबे समय तक जरूरी है और जिन अंकेक्षण वर्ष प्रयोग कर लेता है। जैसे पहला लिखिए कंपनी महत्वपूर्ण लेखे कराती है। दूसरा लिखिए संचार मंडल एवं अंशधारियों की मीटिंग के निर्णय, कंपनी के सम्मेलन व व्यापार प्रारंभ होने के प्रमाण पत्र की नकल, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली व लेख प्रणाली संबंध में नोट, कंपनी का संक्षिप्त इतिहास, अस्थायी संपत्तियों व उन ह्रास, पिछले कुछ वर्षों
के विनित अनुपात, ये सारे हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, आंतरिक अंकेक्षण क्या है? आंतरिक अंकेक्षण क्या है? हेडिंग डालिए आंतरिक अंकेक्षण। आंतरिक अंकेक्षण अंतराल नियंत्रण पद्धति का एक महत्वपूर्ण अंग है। आंतरिक अंकेक्षण व्यावसायिक संस्था के लेखे खाते और क्रियाओं का प्रतिनिधित्व है, जो व्यवसाय के ही इस कार्य हेतु नियमित कर्मचारी द्वारा लगातार किया जाता है। व्यवसाय में इस कार्य के लिए अलग से स्टाफ होते हैं जो आंतरिक अंकेक्षण के अंतर्गत कार्य करता है। आंतरिक अंकेक्षण के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसमें व्यावसायिक अंकेक्षण की योग्यताएं हो। आंतरिक अंकेक्षण का संबंध मुख्य रूप से खातों तथा आर्थिक मामलों से होता है। आंतरिक अंकेक्षण में यह देखा जाता है कि खातों के संबंध में संबंध के आदेश उचित रूप से माने जाते हैं और सभी क्रियाएं उनके अनुसार चलती है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि आंतरिक अंकेक्षण का संबंध हिसाब किताब से की जाती है। निरीक्षण तथा जांच समीक्षा तथा नियंत्रण के प्रभाव मूल्य करने से है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आंतरिक जांच के उद्देश्य बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, आंतरिक जांच के उद्देश्य बताइए। लिखिए हेडिंग, आंतरिक जांच के उद्देश्य। पहला लिखिए, कार्य कुशलता में वृद्धि। उसी में लिखिए, कार्य बांटने देने से कर्मचारी एक प्रकार का कार्य करता है, अतः वह स्पष्ट नष्ट नहीं आता। वैज्ञानिक ढंग से कार्य विभाजन के अधीन कुशलता प्राप्त करता आंतरिक निरीक्षण का उद्देश्य है। फिर दूसरा हेडिंग डालिए, अंतिम खाते में शीघ्रता। अंतिम खाते बनाने में शीघ्रता। कुछ संस्थाएं ऐसे होती हैं जिसमें वैवाहिक वर्ष में समाप्ति के तुरंत बाद अंतिम खाते तैयार होने आवश्यकताएं होते हैं, जैसे बैंक तथा बीमा कंपनी। वे संस्थाएं अपने या आंतरिक निरीक्षण प्रणाली लागू करके यह उद्देश्य पूरा करती है। आंतरिक निरीक्षण के कारणों लेखों की जांच साथ होती है, जिस कारण तलपट के योग्य मिल जाते हैं तथा अंतिम खाते शीघ्र बनाने जाते हैं। फिर लिखिए उसमें हेडिंग, सुनिश्चित कर्तव्य एवं दायित्व। प्रत्येक कर्मचारी के कर्तव्य एवं दायित्व की सीमा निर्धारित कर दी जाती है ताकि आवश्यकता किसी अशुद्धि या छल कपट न होने पर उसने जिम्मेदार ठहराया जाए। चौथा लिखिए, लाखों की पूर्णता तथा शुद्धता। कोई भी लेखे छूटने नहीं पाते हैं और प्रारंभिक लेखों की पुस्तक में सही उचित लेखे होते हैं, जिसके खाता बही में ठीक ढंग से पोस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आंतरिक निरीक्षण क्या है? आंतरिक निरीक्षण लिखिए, हेडिंग डालिए, आंतरिक निरीक्षण का अर्थ। आंतरिक निरीक्षण से आशा एक ऐसी व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत व्यवसायिक व्यवहारों तथा उसमें संबंधित लेखों के संस्थान के कर्मचारियों के मध्य इस प्रकार बांटा जाता है कि एक कर्मचारी के कार्य की जांच स्वतंत्र रूप से दूसरे कर्मचारी के द्वारा की जा सकती है। यदि किसी कर्मचारी में कार्य में कोई अशुद्धियां तथा छल कपट होते हैं तो वह शीघ्र ही प्रकाश में आ जाते हैं। इस व्यवस्था के फलस्वरूप संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारी अपने कर्तव्य व निरीक्षण अधिकारी उत्तरदायित्व पूरे ढंग से करते हैं। इस प्रकार आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली बड़े आकार वाले संस्थाओं के लिए अनुकूल होते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आंतरिक निरीक्षण क्या है? आंतरिक निरीक्षण क्या है? हेडिंग डालिए,
आंतरिक निरीक्षण का अर्थ। हेडिंग लिखिए, आंतरिक निरीक्षण का अर्थ लिखिए, हेडिंग डालिए दोस्तों। आंतरिक निरीक्षण से आशा एक ऐसी व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत समस्त व्यावसायिक व्यवहारों तथा उसमें संबंधित लेखों को संस्था के कर्मचारियों के मध्य इस प्रकार बांटा जाता है कि एक कर्मचारी के कार्य की जांच स्वतंत्र रूप से दूसरे कर्मचारी के द्वारा की जा सके। यदि किसी कर्मचारी के कार्य में कोई अशुद्धियां तथा छल कपट होती है तो वह शीघ्र ही प्रकाश के में आ जाते हैं। इस व्यवस्था में फलस्वरूप संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निष्पादन अधिक उत्तरदायी रूप ढंग से करते हैं। इस प्रकार आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली बड़े आकार वाले संस्थाओं के लिए अत्यंत लाभप्रद होती है। उसी में लिखेंगे आंतरिक निरीक्षण की सीमा परिभाषाएं, उसी में लिखेंगे आंतरिक निरीक्षण की परिभाषाएं, उसी में लिखेंगे दोस्तों। आंतरिक निरीक्षण के संबंध में प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा निम्नलिखित है, उसी में लिखेंगे परिभाषा जो निम्नलिखित है। लिखिए पहला लिखिए, डी पॉल के अनुसार व्यवहार से आंतरिक निरीक्षण नियंत्रण चलने वाले आंतरिक अंकेक्षण है जो कर्मचारियों द्वारा स्वतंत्र ही किया जाता है। इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का कार्य दूसरे व्यक्तियों के द्वारा स्वतंत्र रूप से जांच जाता है। ये आपका कंप्लीट हो गया पहला प्रश्न। नेक्स्ट देखेंगे, आंतरिक निरीक्षण तथा आंतरिक नियंत्रण की परिभाषाएं दीजिए। आंतरिक निरीक्षण और परिभाषाएं दीजिए। हेडिंग डालिए, आंतरिक नियंत्रण तथा आंतरिक निरीक्षण दोनों समानार्थी प्रतीक होते हैं, परंतु ये पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आंतरिक नियंत्रण एक व्यापक शब्द है जिसका तात्पर्य व्यापारिक क्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए किए जाने वाले उपयोगी से है। यह नियंत्रण आर्थिक प्रबंधन अथवा अन्य किसी तरह का हो तो आंतरिक नियंत्रण के अंतर्गत आंतरिक निरीक्षण, आंतरिक अंकेक्षण एवं अन्य किसी प्रकार के नियंत्रण आते हैं। स्पाइसर एवं पैगोल के अनुसार आंतरिक नियंत्रण से तात्पर्य प्रबंध द्वारा व्यापार चलाने के लिए स्थापित वित्तीय व अन्य नियंत्रणों की संपूर्ण प्रणाली से है, जिसमें आंतरिक निरीक्षण, आंतरिक अंकेक्षण तथा नियंत्रण के अन्य तरीके सम्मिलित हैं। आंतरिक नियंत्रण की इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि व्यवसाय के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन पर विभिन्न तरीकों से नियंत्रण किया जाता है। इन तरीकों से आंतरिक निरीक्षण व आंतरिक अंकेक्षण महत्वपूर्ण है। नियंत्रण नीतियों एवं निर्णय का पालन करवाए जाएंगे। वे विश्वसनीयता, लेखें, सूचनाएं, दिवालिये व त्रुटियों में कपटों की रोकथाम करने में सहायक होते हैं। अतः स्पष्ट है कि आंतरिक नियंत्रण तथा क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है तथा आंतरिक निरीक्षण व आंतरिक अंकेक्षण उसके दो प्रमुख समांतरक है। ये आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब इसमें लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। फिर प्रमाणक क्या होते हैं? लिखिए, प्रमाणक का अर्थ एवं परिभाषाएं। प्रमाणक की परिभाषाओं में प्रमाणक शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रारंभिक लेखे पुस्तकों में लेखे जिन कागजी सबूतों के आधार पर किए जाते हैं उन्हें प्रमाणक या वाउचर कहते हैं। प्रमाणक की प्रमुख विधियों द्वारा
प्रतिपादित परिभाषा निम्नलिखित है। पहला, जेफेट काउंट के अनुसार वाउचर एक कागजी सबूत है जिनके द्वारा पुस्तकों की प्रविष्टियां तथा शुद्धता तथा सनद जानी जाती है। J.R. बॉटली बॉय के अनुसार लेखा पुस्तक में किन्हीं प्रविष्टियों की सन्यता में प्रलेखीय क्षमताओं को प्रमाणित परिभाषाओं किया जाता है। अर्थात W. होम के अनुसार किसी सौदे के समर्थक में प्रलेखीय समझ को परिणाम कहते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। आपको जो भी डाउट होगा लिखते रहिएगा दोस्तों। मैं भी यहाँ पेन से टिक लगाता रहूँगा कि आपको मैंने कहाँ तक हल करा दिए हैं, कहाँ तक प्रश्न बता दिए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। लिखिए, वाउचर के संबंध में अंकेक्षण के कर्तव्य लिखिए। वाउचर के संबंध में अंकेक्षण के कर्तव्य लिखिए। प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर लिखिए। वाउचर के संबंध में अंकेक्षण कार्य में प्रमाण को उचित स्थान आवश्यकता की देना चाहिए। प्रमाण के महत्व शीर्षक में यह बात भली भांति स्पष्ट की जा चुकी है कि मनुष्य की रीढ़ की हड्डी के समान अंकेक्षण में प्रमाण आधारभूत प्रक्रिया है। प्रमाणों की जांच करते समय अंकेक्षण को पीछे उपर्जित 20 बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे कि प्रमाण कार्य सही हो उसके अर्थात अंकेक्षण को लेखों की शुद्धता पूर्णता तथा अधिकार का ज्ञात हो सके। अंकेक्षण को अपनी पूरी योग्यता तथा लगान का उपयोग प्रमाण करने के लिए करना चाहिए। यदि अंकेक्षण प्रमाण की उचित स्थान नहीं देता तथा चिट्ठे में और लाभ हानि खाते में सत्य प्रमाणित कर देता है तो उसके बाद पता चल लगाने के उस लापरवाही तथा साक्षीपुरत को दोषी ठहराया जा सकता है। प्रमाण के संबंध में अंकेक्षण के कर्तव्य का व्यवहार इस प्रकार है। पहला पॉइंट लिखिए, अंकेक्षण को यह देखना चाहिए कि प्रत्येक लेन देन की सही प्रविष्टियां की गई है या नहीं। अंकेक्षण को यह भी दिखाना चाहिए कि पुस्तक व्यवसाय का सही प्रतिनिधित्व कर रही है या नहीं। अंकेक्षण को पुस्तकों में की गई प्रविष्टियां का पालन करना चाहिए। अंकेक्षण को यह भी देखना चाहिए कि प्रत्येक लेन देन से उसके नियोजन को लाभ हुआ है या नहीं। लेखा पुस्तकों में की गई प्रविष्टियां व्यापार से संबंधित है या नहीं, यह भी देखना उसका परस्पर कर्तव्य है। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ चुकी है और हम लोग नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे। प्रमाण तथा नैतित्व जांच में अंतर क्या है? प्रमाण तथा नैतिक जांच में अंतर। प्रमाण में नैतिक जांच में अंतर है। व्यापक दृष्टि से नैतिक जांच प्रमाण का ही अंग है। प्रमाण में नैतिक जांच शामिल है। नैतिक जांच द्वारा लेखों की गणित शाब्दिक शुद्धता का पता लगाना है। बहियों का जोड़ निकालना, अगले पृष्ठ पर ले जाना, कैरी फॉरवर्ड खतौनी करना, खातों का विशेष निकालना बैलेंस तथा इन बाकियों को तलपट में ले जाना इत्यादि कार्य की जांच नैतिक जांच में आते हैं। ये कंप्लीट हो चुका है। फिर नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। विक्रय खाते बही का प्रमाण कैसे करेंगे? प्रश्न लिखिए, आप विक्रय खाते बही का प्रमाण कैसे करेंगे? उत्तर लिखिए इसका। बिक्री खाता बही का प्रमाण। पहला लिखिए, प्रारंभिक बाकियों का पिछले वर्ष की खाता बही से मिलान करना चाहिए। दूसरा लिखिए, खाता बही के सभी खातों के जोड़ और बाकियों की जांच करनी चाहिए। तीसरा लिखिए, बिक्री बही भीतरी वापसी बाहरी रिटर्न बुक जर्नल या अन्य सहायक पुस्तक से की गई
पोस्टिंग से जांच करनी चाहिए। चौथा लिखिए, खाता बही के सभी खातों को ध्यान से देखकर यह पता लगाना चाहिए कि कोई भी खाता बिना चिन्ह हुए तो नहीं रह गया है। पांचवा लिखिए, खाता बही के लेखों में से कोई भी खाता सीधा नहीं लिखा जाता है। छठा लिखिए, एक खाते से दूसरे खाते में यदि कोई हस्ताक्षर किए गए हैं तो उन्हें जनरल द्वारा लिखा जाना चाहिए। सातवां लिखिए, जितने भी संदिग्ध कार्य किए हैं वे सब पूरी तरह से अधिकारियों तथा स्वीकृति प्राप्त कर लेने के बाद किए गए हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप क्रय खाता बही का प्रमाण कैसे देंगे? क्रय खाते बही का प्रमाण कैसे देंगे? लिखिए उत्तर, क्रय खाता बही की जांच करने के लिए पहला लिखिए, प्रारंभिक बाकियों का पिछले खाता बही की बाकियों से मिलान करना चाहिए। दूसरा लिखिए, क्रय बही बाहरी वापसी की रिटर्न्स, आउटवर्ड बुक, रोकड़ बही, जर्नल और अन्य किसी सहायक पुस्तक में की गई पोस्टिंग से जांच करना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई भी लेखा बही में सीधा नहीं लिखा गया है। तीसरा लिखिए, खाता बही से कभी खातों को ध्यानपूर्वक देखकर यह पता लगाना चाहिए कि कोई भी लेखा चिन्ह त्रुटि होने से तो नहीं रह गया। खातों के जोड़ बाकियों को जांचना चाहिए। चौथा लिखिए आप, यदि एक खाते के दूसरे खाते में कोई लेखा किया गया है तो यह हस्ताक्षर भी जर्नल या अन्य किसी हस्ताक्षर पुस्तक, ट्रांसफर बुक के द्वारा होना चाहिए। पांचवा लिखिए, अंतिम बाकियों की सूची को जानना चाहिए और इन सूचियों को जनरल लॉर्डर्स में कुछ देनदारों के खातों की बाकी से मिलान करना चाहिए। किसी पुराने और बहुत दिनों की डेबिट बाकी को सावधानी से देखकर यह पता लगाना चाहिए कि क्या अब वह किसी दायित्व को दिखाती है या लेनदारों के पत्र व्यवहार करके भी बाकियों की जांच की जा सकती है। छठा लिखिए, यदि लेनदार, लिखिए दोस्तों सातवां लिखिए, यदि लेनदार के विवरण में दिखाई गई बाकी खाते से नहीं मिलती है तो इस अंतर को भली भांति जांचना चाहिए, क्योंकि यह हो सकता है कि लाभ हानि खाते दिखाने के लिए किसी क्रय को न लिखा गया हो। अतः बाद में कुछ समाप्तों के लेखों को मामला आगमन बही, गुड्स इनवर्ड बुक में दिखाना चाहिए। ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करेंगे, सामान्य खाता बही का प्रमाण कैसे करेंगे? आप सामान्य बही, नेक्स्ट प्रश्न लिखिए दोस्तों, आप सामान्य खाता बही का प्रमाण कैसे करेंगे? उत्तर लिखिए, सामान्य खाता बही का प्रमाण क्रय और विक्रय खाता बहियों के अतिरिक्त एक सामान्य खाता बही का भी प्रयोग किया है। व्यक्तिगत खातों के अतिरिक्त अन्य सभी खातों का अध्ययन इस खाता बही के द्वारा किया जा सकता है। अंकेक्षक को इस बही में किए गए लेखों की जांच निम्न प्रकार से सफलतापूर्वक करनी चाहिए। पहला पॉइंट लिखिए, इसी में नीचे पहला पॉइंट, इस खाता बही में की गई प्रत्येक खतौनी का प्रमाण करना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखिए दोस्तों, प्रत्येक खाते के जोड़ और बाकी का नियमित निरीक्षण करना चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखिए दोस्तों, इस खाता बही के प्रत्येक खातों की बाकी की तुलना तलपट में निम्नलिखित बाकी से करनी चाहिए। चौथा पॉइंट लिखिए दोस्तों, इस खाता बही के खातों की बाकियों का मिलान व्यापार और लाभ खाता तथा आर्थिक चिट्ठे के तस्वीर लाभों की करनी चाहिए। पांचवा पॉइंट लिखिए दोस्तों, रोकड़ पुस्तक से निम्न समन्वय लेखों में हुई पोस्टिंग को करना चाहिए। इसके नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
अंतिम लेखों में हुए समायोजनों को रोचमार्टक के द्वारा समन्वय लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है। इनकी जांच संबंधित प्रमाणों से करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये सारे प्रश्न आप लिखते रहिए, एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कृत्रिम दायित्व क्या है? प्रश्न, कृत्रिम दायित्व क्या है? उत्तर लिखिए दोस्तों। कृत्रिम दायित्व, नाम मात्र के दायित्व को कृत्रिम दायित्व की श्रेणी में रखा जाता है। इन्हीं दायित्वों को भी शामिल किया जाता है। संभाव दायित्वों का अभिप्राय ऐसे दायित्व से है जो भविष्य में किसी घटना के घटित होने या नहीं होने पर निर्भर करता है। यह दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं और नहीं भी। ये भविष्य के गत में पीछे हुए होते हैं। ये चिट्ठा तैयार करने की तिथि तथा दायित्व नहीं होते हैं। यह कारण है कि इन्हें मुख्य कॉलम में नहीं दिखाकर अंतिम कॉलम में दिखाया जाता है। ऐसे दायित्वों के संबंध में अंकेक्षण को विशेष टिप्पणी देना चाहिए। इनके अंतर्गत ऋण के लिए न्यायालय में चल रहे मुद्दों, संचयी अंशों तथा लाभांश की बकाया राशि, विपणियों पर न मांगी गई राशि तथा जमानत के लिए दायित्व आदि आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, शाखा क्या है? शाखा क्या है? शाखा क्या है? उत्तर लिखिए, शाखा अथवा ख्याति, गुडविल। ख्याति से आशय व्यवसाय की परिस्थिति के मूल्यों से। यह एक ऐसी अदृष्ट संपत्ति है जिसका व्यापार से पृथक कोई मूल्य नहीं होता है। जो व्यापार, इससे कोई मूल्य नहीं होता है। लंकस्टर के शब्दों में ख्याति एक अदृष्ट संपत्ति है जिसका व्यापार के बाहर अपना कोई मूल्य नहीं है। व्यापार के बाहर इसका कोई भी मूल्य नहीं होता है। इसमें तभी कुछ प्रवृत्ति संभव है जब संपूर्ण व्यापार बेचा जाए। ख्याति व्यापार की उत्पत्ति के साथ बढ़ती है और उसकी अवनति के साथ घटती है, अतः इसका कोई अस्थायी मूल्य नहीं हो सकता है। ख्याति एक उपस्थिति व्यापार में अतिरिक्त लाभों की उपस्थिति पर निर्भर करती है। ये पॉइंट चेंज करके नीचे लिखेंगे, जितना लिखती है उतना लिखने के बाद पॉइंट चेंज कीजिए और नीचे लिखिए। सैद्धांतिक दृष्टि से ख्याति का एक मूल्यांकन करना एक सरल कार्य है, परंतु व्यावसायिक दृष्टि से यह एक सरल कार्य नहीं है। ख्याति एक ऐसी संपत्ति है जिसका उपयोग ठीक मूल्यांकन करना कठिन है। जिस आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है उसके बारे में सैद्धांतिक होना चाहिए। यह तक कि इसके बारे में लेखपाल एक माता नहीं है, फिर भी बहुत से व्यापारों में ख्याति के मूल्यांकन की निर्धारित पद्धति है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न करेंगे हम लोग, अस्थायी संपत्ति क्या है? फिक्स एसेट के बारे में पूछा गया दोस्तों। उत्तर लिखिए, अस्थायी संपत्ति। अस्थायी संपत्ति वह संपत्ति है जो किसी व्यापार में निर्माण कार्य में प्रयोग हेतु अथवा अन्य प्रकार के लाभ कमाने के लिए अस्थायी रूप से खरीदी जाती है। इन्हें पुनः विक्रय हेतु नहीं खरीदी जाती, अतः इन्हें बार बार खरीदी और बेची नहीं जाती। इससे बार बार खरीदी और बेची नहीं जा सकती दोस्तों। स्पाइरल के अनुसार अस्थायी संपत्ति के संपत्तियां हैं जो अस्थायी संभावनाएं होती हैं और जिसके द्वारा व्यापार चलाया जाता है तथा आय पैदा करने के लिए रखी जाती है, बिक्री के लिए नहीं। भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर आदि इसके उदाहरण हैं।
पॉइंट चेंज करिए और नीचे लिखिए इन संपत्तियों की भूमि लैंड एक ऐसी संपत्ति है जो कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए भूमि का मूल्यांकन लागत मूल्य पर किया जाता है। अन्य संपत्ति समय के बीच के साथ साथ नष्ट होती है और घिरने वाली होती है, इसलिए उनको उनके जीवन काल में ही अपहृत करना समाप्त कर देना चाहिए। ये भी प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मूल्यांकन का क्या महत्व है? मूल्यांकन का क्या महत्व है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लिखिए मूल्यांकन का क्या महत्व है। उत्तर लिखिए, मूल्यांकन का महत्व निम्नलिखित है। लिखिए मूल्यांकन का महत्व व्यवहारिक जीवन में संपत्तियों के मूल्यांकन का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इसके अभाव में संस्था का चिट्ठा सही व उचित आर्थिक स्थिति प्रकट करने में समर्थ रहता है। संपत्तियों का गलत मूल्यांकन न होने केवल चिट्ठे को प्रभावित करता है, लाभ हानि खाते को भी प्रभावित करता है। यदि संपत्ति का मूल्यांकन वास्तविक मूल्य से कम पर दिया गया है तो गुप्त संचय का निर्माण हो जाएगा, जिसका प्राध्यापकों द्वारा दुरुपयोग होगा। इससे विपरीत यदि संपत्ति का मूल्यांकन वास्तविक मूल्य से अधिक पर और एक दिन संस्थान पूंजी ही समाप्त हो जाएगी। इतना ही नहीं, उचित मूल्य के अभाव में ग्राहक भी धोखा खा जाएंगे। स्पष्ट है, मूल्यांकन का व्यवसायिक जीवन में बहुत अधिक महत्व है। अंकेक्षण मूल्यांकन नहीं है। लाभार्थी संपत्तियों व दायित्वों के उचित मूल्यांकन से इसका घनिष्ठ संबंध रहता है। संक्षेप का मूल्यांकन का महत्व निम्नलिखित है। व्यापार कंपनी की सही आर्थिक स्थिति का पालन लगाने के लिए, पॉइंट नंबर 1 लिखिए सही लाभ हानि का पालन लगाने के लिए। दूसरा लिखिए गुप्त संचय के बारे में पता लगाने के लिए। तीसरा लिखिए चिट्ठा अथवा स्थिर विवरण की स्थिति पर संपत्ति को सही वास्तविक स्थिति का पालन लगाने के लिए। ये भी प्रश्न कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसका मैं एक सूत्र भी लिख देंगे स्क्रीन के ऊपर। जो नेक्स्ट प्रश्न करेंगे उसका पहले सूत्र देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर। सप्लाई प्रॉफिट बटे में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑब्लिक गुरे का निशान 100। स्क्रीन पे आप देख लीजिए इसका सूत्र। जो ख्याति का मूल्य कैसे किया जाता है इसका लिख लीजिए दोस्तों। सत्यापन का क्या महत्व है? सत्यापन का क्या महत्व है? लिखिए उत्तर। अंकेक्षण को सत्यापन का महत्व है। पहला लिखिए रिपोर्ट देने में सहायक। अंकेक्षण या निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है कि संपत्तियों जो चिट्ठों में दिखाई गई है उनका व्यापार में अस्तित्व है अथवा नहीं, दायित्व सही है अथवा नहीं। इसी आधार पर अंकेक्षण अपनी रिपोर्ट देता है। दूसरा लिखिए हेडिंग बाहरी व्यक्तियों का आर्थिक स्थिति का ज्ञान करना अभाव। अंकेक्षक संपत्तियों तथा दायित्वों के विषय में होकर प्रमाणित करता है तथा बाहरी व्यक्तियों उदाहरण के लिए ऋणदाता, देनदार आदि इत्यादि को विश्वास दिलाता है कि अंकेक्षित खाते में व्यवसाय की सही तथा उचित स्थिति प्रस्तुत की गई है। तीसरा लिखिए दोस्तों व्यवसाय के स्वामियों का सही आर्थिक स्थिति का ज्ञान करना अभाव। अंकेक्षण का नियम उसके यह आशा करता है कि अंकेक्षण अपनी रिपोर्ट के माध्यम से अपना व्यापार का सही आर्थिक का ज्ञान करेगा। अतः सत्यापन के व्यवसायों को कर्मचारियों को तथा प्रबंधकों द्वारा किए गए संपत्तियों एवं दायित्वों के कम व अधिक मूल्यों का पता चलना जाता है, जिससे अंकेक्षण को सही रिपोर्ट देने में मदद मिलती है। नेक्स्ट लिखिए इसी में छल कपट व त्रुटियों कम होना।
प्रबंधक तथा कर्मचारियों जब यह जान लेते हैं कि अंकेक्षण संपत्ति एवं दायित्व का सत्यापन करेगा तो वे कार्य सावधानी से करते हैं, जिससे त्रुटि की संभावना नहीं रहती तथा कर्मचारी छल कपट भी करने की कोशिश नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ये लापरवाही के लिए अंकेक्षण का दायित्व बताइए। लापरवाही के लिए अंकेक्षण का दायित्व बताइए दोस्तों। उत्तर लिखिए। लापरवाही के लिए अंकेक्षण का दायित्व है। उत्तर लिखिए। अंकेक्षक कंपनी द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह कंपनी के हितों की रक्षा करने वाले एजेंट होते हैं। यदि अंकेक्षक अपना कार्य करने में लापरवाही का परिचय देता है और परिणाम स्वरूप कंपनी के हितों को धक्का लगता है तथा कंपनी के आर्थिक हानियों हो जाती है तो अंकेक्षक उसके लिए उत्तरदायित्व होगा। इस दशा में कंपनी अंकेक्षण में क्षतिपूर्ति करवा सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि अंकेक्षक को उस समय तक दायी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि कंपनी के अंकेक्षण की लापरवाही से हानि नहीं हुई हो। इस प्रकार अंकेक्षण ने तो लापरवाही की थी परंतु उससे नियुक्त को कोई हानि न हुई तो भी अंकेक्षण उत्तरदायित्व न होंगे। यदि अंकेक्षण की बिना लापरवाही किए हुए भी नियोक्ता को हानि हो जाते हैं तो भी अंकेक्षण उत्तरदायित्व नहीं होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंकेक्षण केवल उसकी लापरवाही के लिए उत्तरदायित्व होता है जिसके द्वारा हानि हो। ये कंप्लीट हो गया है प्रश्न और हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। लिखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। अंकेक्षक की नियुक्ति पर संक्षेप टिप्पणियां लिखिए। तो अंकेक्षण के जो नियुक्त है उस पर हम लोग को संक्षेप टिप्पणी लिखना है। चलिए लिखिए। कंपनी अंकेक्षण की नियुक्ति भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी के लिए अपने लाखों का अंकेक्षण करना अनिवार्य है। यह अंकेक्षण वैधानिक अंकेक्षण कहलाता है। जो व्यक्ति इस कार्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं उसे वैधानिक अंकेक्षण कहते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 से धारा 147 तक कंपनी अंकेक्षण की नियुक्ति अपॉइंटमेंट योग्यता क्वालिफिकेशन योग्यता हटाया जाना यानी रिमूव अधिकार राइट कर्तव्य तक दायित्व लायबिलिटीज इत्यादि के संबंध में प्रावधान है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 संशोधन 1956 में भी इस संबंध में कुछ प्रावधान है। इसमें कुछ प्रावधान है तो पॉइंट नंबर 1 लिखिए दोस्तों। कंपनी अंकेक्षण की नियुक्ति। पहला लिखिए कंपनी अंकेक्षण नियुक्ति के लिए आवश्यकताएं योग्यताएं धारा 141 है। चार्टर्ड अकाउंट एक्ट सर्टिफिकेट ऑडिट। दूसरा लिखिए अंकेक्षण की नियुक्ति की योग्यताएं व्यक्ति। एक कंपनी की अधिकारी या कर्मचारी कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी का साझेदार का कर्मचारी 5 लाख से अधिक ऋण या 1 लाख से अधिक जमानती है। तीसरा लिखिए अंकेक्षण नियुक्त करता संचालक प्रथम अंकेक्षण की नियुक्ति। दूसरा लिखिए आकस्मिक स्थान की पूर्ति अंशधारी। ये भी प्रश्न कंप्लीट हो गया दोस्तों। हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। स्वच्छ अंकेक्षण रिपोर्ट पर टिप्पणियां लिखिए। जो स्वच्छ अंकेक्षण रिपोर्ट है उस पर टिप्पणी लिखना है दोस्तों। लिखिए उत्तर। स्वच्छ या रिपोर्ट अंकेक्षण की रिपोर्ट में जिन जांच बातें का समावेश होना चाहिए उनके संबंध में अंकेक्षण यदि पूरी तरह संतुष्ट हैं अथवा 5 बातों का सकारात्मक पॉजिटिव उत्तर मिलता है तो वह अंतिम खाते पर अपनी स्वच्छ
रिपोर्ट देगा। स्वच्छ रिपोर्ट ऐसे खातों के संदर्भ में ही दी जा सकती है जिसमें अंकेक्षण में कोई अशुद्धियाँ या नियमितता न मिले, जिनके विषय में अंकेक्षण को कोई शिकायत न हो। स्वच्छ रिपोर्ट देना का अर्थ यह है कि अंकेक्षक ने निम्न कार्यों कर लिया है। पहला कार्य, पुस्तक की प्रयोज्यता जांच कर ली है। दूसरा, अंकेक्षण का सर्वमान्य सिद्धांतों का पालन पूर्णतः किया जा गया है। तीसरा, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रक्रियाओं को अपनाना एवं अंकेक्षण कार्यों में उचित सावधानी एवं चतुराई का उपयोग किया जाता है। ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कार्यों के आधार पर रिपोर्ट का वर्गीकरण करें। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कार्यों के आधार पर रिपोर्ट का वर्गीकरण करें। पहला लिखिए उत्तर। कार्यों के अनुसार वर्गीकरण। आंशिक रिपोर्ट, जब अंकेक्षण पूरे लेखे का नहीं अपितु उनके किसी भाग अर्थात पहलू की जांच करने के लिए नियुक्त किया जाता है और वह लेखों की उसी भाग की समयता पर रिपोर्ट कर देता है तो उसे आंशिक रिपोर्ट कहते हैं। दूसरा लिखिए अंतिम रिपोर्ट। उसी में दूसरा पॉइंट रहेगा। जब कभी वर्ष के माध्यम में अंकेक्षण को अंकेक्षण कार्य करके रिपोर्ट देने को कहा जाता है तो ऐसे रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट कहलाती है। अंतिम रिपोर्ट, जब अंकेक्षण अपनी रिपोर्ट वर्ष की समाप्ति पर अंकेक्षण करके देता है तो ऐसे रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट कहलाती है। यह हो गया कंप्लीट दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंकेक्षण की रिपोर्ट के उद्देश्य क्या है। जो अंकेक्षण की रिपोर्ट है उनके अंतिम उद्देश्य, रिपोर्ट के उद्देश्य क्या है, अंकेक्षण के रिपोर्ट के उद्देश्य क्या है, ये लिखना है। पहला पॉइंट लिखिए, अंकेक्षण का कर्तव्य है कि वह अपनी रिपोर्ट के माध्यम से पूर्ण तथा स्पष्ट सूचना सदस्यों तक पहुंचाए। जो सदस्य उनको साफ सुथरा दस्तावेज पहुंचाए। अंकेक्षण, दूसरा पॉइंट, अंकेक्षण की रिपोर्ट से सामूहिक को कानूनी का आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो जाता है एवं स्थान को शोधन क्षमता और अनुमान लग जाता है। तीसरा पॉइंट, आयकर अधिकारियों को करदाता की दिखाई गई वास्तविक कर योग्यताएं आय का विश्वास हो जाता है। चौथा पॉइंट, सरकार को उत्पादन शुल्क लगाने योग्य सामग्री के उत्पादन का अनुमान लगाने की में सुविधा रहती है। अंकेक्षण रिपोर्ट तथा होने के बाद यह कहा जाता है कि संस्था उचित एवं उच्च दृष्टिकोण प्रस्ताव कर रही है, ऐसे उसकी रिपोर्ट में दिखाया हुआ है। ये भी प्रश्न कंप्लीट हो गए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। जो भी आप प्रश्न उत्तर देख रहे हैं दोस्तों, यह 6 ईयर के प्रश्न हैं जो हमने लिख के रखे हुए हैं। अंकेक्षण रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। जो अंकेक्षण रिपोर्ट है उससे आप क्या समझते हैं। अंकेक्षण रिपोर्ट, उत्तर लिखिए। अंकेक्षण रिपोर्ट, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 140 के अनुसार अंकेक्षण के अंकेक्षक कार्य समाप्त हो जाने पर अपने नियोक्ता को वार्षिक चिट्ठे लाभ हानि एवं उनके साथ संलग्न की गए प्रलेखों जो कंपनी की धारा सभा में प्रयुक्त किए जाते हैं के संबंध में अपनी रिपोर्ट देनी होती है। अंकेक्षण अपनी रिपोर्ट अंशधारियों को देता है यदि उसकी नियुक्तता उसके द्वारा कंपनी की साधारण सभा या संचालकों के द्वारा की जाती है। अंकेक्षण रिपोर्ट हिसाब किताब की सत्यता का मानदंड मानी जाती है। अंकेक्षण रिपोर्ट लेखों की जांच पर तलपट के पश्चात उनके विषयों में अंकेक्षक के विचारों स्पष्ट व संक्षेप अभिव्यक्त है। लेस्टर के शब्दों में एक रिपोर्ट एकत्रित किए हुए और जांच किए तथा फैक्ट की सूची है जो इस प्रकार लिखी जाती है कि ताकि उन लोगों को जिनके
पार उसे विषय पर पूरे तथा नहीं होते हैं, स्पष्ट एवं सही सूचना दे सके। अंकेक्षण अपनी रिपोर्ट कंपनी अंशधारियों को प्रस्ताव करता है, क्योंकि वह अंशधारियों का एजेंट होता है और एक दृष्टि से उनके लाभों के लिए संचालक एवं प्रबंधकर्ताओं के लाभों के लिए नहीं है। नियुक्त किए गए अंशधारी कंपनी कार्य से संबंधित में किसी प्रकार की जानकारी नहीं जाती है। इसलिए ही अंकेक्षण लेखा पुस्तकों की गहराई जांचने के लिए अपनी रिपोर्ट दिखाकर अंशधारियों को कंपनी कार्यों से एवं आवश्यक तथ्यों से परिचित कराते हैं। धारा 143 के अनुसार कंपनी के चिट्ठे और लाभ हानि खाते को अंकेक्षक को देने से पहले उनका संचालकों द्वारा स्वीकृत होना परस्पर आवश्यक है। यह संचालकों का कर्तव्य होता है कि वह लेखा पुस्तकों के अंकेक्षण के लिए कंपनी की लेखा प्रवाह को तैयार करते हैं। धारा 216 के अनुसार प्रत्येक चिट्ठे, जो धारा 216 है उनके प्रत्येक चिट्ठे के साथ अंकेक्षण की रिपोर्ट अलग अलग विशेष स्पेशल अथवा पूरक का होना अनिवार्य है। व्यवहार में अंकेक्षक का रिपोर्ट चिट्ठे के पहले लगी होती है। ये भी प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे।